हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ क्लैट मैटर्स। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, क्यों इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है एंड क्यों लिटरली 5 साल बाद एनजीटी ने अभी इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं क्या है और ये क्यों क्लैट के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। मैं आपको एक ऑनेस्टली चीज़ बता रहा हूँ, आपने ये चीज़ रियलाइज करा होगा अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते होगे तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत एडिटोरियल्स आते हैं। ठीक है, एंड क्लैट के पेपर में हमेशा वही टॉपिक्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेड रहते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो अगर इस चीज के ऊपर रेगुलर आर्टिकल्स आ रहे हैं तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्लैट 2027 के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आई गेस आपको इसका रेलेवेंसी तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट उसको समझते हैं। देखो, पहली बात तो प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट। ये जो अंडमान एंड निकोबार वाला जो आइलैंड है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जो कि स्पेसिफिकली सदर्न मोस्ट आइलैंड है पूरे अंडमान एंड निकोबार कॉन्टिनेंट का, उसमें ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 80,000 करोड़ है, मोर प्रिसाइसली 72,000 करोड़। बेसिकली इसका 2021 में जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका कॉस्ट रखा गया था, लेकिन बिकॉज 5 साल हो चुके हैं एंड जो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा तो इसलिए अब इसका कॉस्ट जो कि 80,000 करोड़ करीब एस्टिमेट किया जा रहा है। ठीक है, क्यों सरकार इसमें 80,000 करोड़ लगा रही है ये आपको भी समझ में आएगा आगे। अब देखो, कंसेप्चुलाइज ये 2020 में किया गया था एंड इसका फाइनल अप्रूवल अभी February 16, 2026 में आया है। ठीक है, बाय द एनजीटी। एनजीटी क्या है? एनजीटी इज बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि एक जुडिशियल बॉडी है जो कि एस्टिमेट करती है कि क्या जो इकोनॉमिक कॉस्ट के कारण जो भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर जिसके कारण इन्वायरमेंट सफर कर रहा है, वो वर्थ इट है कि नहीं। ठीक है, या फिर मतलब वो एक सही सॉर्ट जजमेंट देती है ताकि जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है उसको कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, तो ये 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, अंडर एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंटल केसेस को बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व करती है। ठीक है, एंड दिस प्राइमरली डील्स विद इन्वायरमेंटल लॉ। ठीक है, एंड एनजीटी इज यूनिक बिकॉज इसमें एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं रेदर देन ओनली जज। ठीक है, अगर मान लो एक जज है, ठीक है, ऑब्वियसली मेजोरिटी जजेस को इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में उतना ज्यादा मतलब ज्ञान नहीं रहता। ऑब्वियसली अगर लाइक कोई एक इंसान है जो एकदम पूरा अपना जिंदगी इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ा है या इन्वायरमेंट के रिलेटेड चीजें कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव होगा रेदर देन लाइक अगर कोर अपन जुडिशियल ऑफिसर जो कि क्रिमिनल केसेस को डील कर रहे हैं उनको ही बैठा देंगे तो इसमें दोनों टाइप के लोग रहते हैं। इसमें एक्सपर्ट मेंबर्स भी रहते हैं, इसमें जुडिशियल मेंबर्स भी रहता है, ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जा सके अबाउट दिस। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली एनजीटी। इट इज अ बेसिक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल कहीं पर भी आ जाएगा तो समझ जाना एक ऐसी बॉडी जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, जो कि केसेस को डिसाइड करती है। ठीक है, अब ये बेसिकली नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि 3 प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली, जिसमें आपको लाइक अपना फेयर पॉइंट रखने का आज़ादी दिया जाता है, जिसमें कोई भी बायसनेस नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन आपको जज किया जाता है। तो दीज आर फ्यू नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स। अब ये तो आपको समझ में आ गया एनजीटी क्या है। अब अपन बात करते हैं अबाउट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट 5 मिनट जो बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये है पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इस पे ही बनने वाला है जो हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या क्या बनेगा। सबसे पहले इसमें एक बनने वाला है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। क्या है ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल? इट इज अ काइंड ऑफ पोर्ट बट इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पोर्ट। इंडिया में अभी करंटली 13 मेजर पोर्ट्स हैं एंड उसमें से सिर्फ एक, दैट इज जो विजिनिमा पोर्ट है केरला में, ठीक है, जिसको अभी अडानी ग्रुप ने बनाया, वही सिर्फ एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है एंड बाकी जो अदर 13 पोर्ट्स हैं वो सब नॉर्मल पोर्ट्स हैं। तो इंडिया जैसे कंट्री में जिसमें सिर्फ एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, क्यों है एंड क्यों सरकार इस इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बनाने के लिए 80,000 देने के लिए भी रेडी, 80,000 करोड़ देने के लिए भी रेडी? व्हाट इज दिस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसको समझते हैं ध्यान से। मान लो ये एक शिप है, ठीक है, जिस शिप का नाम है XYZ शिप। सॉरी, ये शिप का नाम अच्छा लगता है। मान लो एक पटेल्स शिपमेंट लिमिटेड करके एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है। ठीक है, ये अपना जो शिपिंग रूट है वो चलाती है। ठीक है, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका एंड ये है बांग्लादेश। ठीक है, एंड ये है अंडमान निकोबार आइलैंड कहीं पर। अब जो शिप है,
ठीक है, जो ये पटेल शिपमेंट लिमिटेड की शिप है वो जा रही है दुबई, ठीक है, एंड इनको कुछ सामान छोड़ना है इंडिया में, बांग्लादेश में एंड श्रीलंका में भी, ठीक है। तो अगर जो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो नहीं होगा, तो व्हाट विल बी दी पॉसिबल ऑप्शंस दैट दिस पटेल शिपमेंट लिमिटेड हैज। इनको पहले जाना पड़ेगा यहां बांग्लादेश में, ये अपना सामान छोड़ेंगे, फिर इनको जाना पड़ेगा ये इंडिया में, फिर इनको आना पड़ेगा श्रीलंका में, और फिर ये अपना सामान छोड़ेंगे, उसके बाद ये जाएंगे दुबई। कितना टाइम वेस्ट होगा। अब अभी अगर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन जाएगा तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। तब इनको बस यहां पर आना है, अपना सामान जो भी इनको इंडिया में छोड़ना है, बांग्लादेश में छोड़ना है और श्रीलंका में छोड़ना है, ये अपना सामान रखेंगे एंड दे विल डायरेक्टली मूव दिस टू बांग्ला एंड दे विल डायरेक्टली मूव टू दुबई, जहां पर इनको मेजरली जाना है। अब आप बोलोगे इस सामान का क्या होगा जो यहां छोड़े गए हैं। ये सामान को जितने भी शिप्स जो कि इंडिया जा रहे होंगे या वो बांग्लादेश जा रहे होंगे या वो श्रीलंका जा रहे होंगे, उनके ऊपर लोड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब हुआ ये कि आप में से आप 4 दोस्त हो, ठीक है, 4 दोस्त को अलग अलग जगह जाना है, ठीक है। तो इट्स लाइक अगर आप लोग चारों एक गाड़ी में जा रहे हो तो आपको पहले आप एक के घर जाओगे जहां जाना है, फिर आप दूसरे घर जाओगे, फिर आप तीसरे घर जाओगे, फिर आप चौथे घर जाओगे, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। प्लस अगर आपकी गाड़ी बड़ी है तब आपको पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको चारों को अलग अलग सिंगल सिंगल जाना तो मैं आपको चारों को बाइक देता हूं, पेट्रोल भी कम लगेगा और आप डायरेक्ट चले जाओगे, ठीक है। तो इट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला थिंग, ठीक है। अगर आपको यहां जाना है मान लो ये पॉइंट पे, तो अगर आप पूरा ऐसे घूम के जाओगे तब आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब अगर आपको हाँ ऐसे घूम जाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप डायरेक्टली ऐसे चले जाओगे ये वाला रूट तब आपको कम टाइम लगेगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, आई गेस आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। अब पहले क्या कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है जो कि ये इंडिया में सामान ला के रख दे, बांग्लादेश में सामान ला के रख दे, श्रीलंका में सामान ला के रख दे। देयर एग्जिस्ट आर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो कि सिंगापुर में, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि क्यों सिंगापुर इतना अमीर है, बिकॉज वहां पर भर भर के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक। ये जो पूरा यहां से ये वाला जो पूरा रूट है ना, ये इंटरनेशनल मराइन टाइम रूट है, ठीक है। यहां से मेजॉरिटी जो पूरा मराइन टाइम ट्रेड होता है वो होता है, ठीक है। एंड सिंगापुर भी इसी रूट में पड़ता है, इसलिए ही सिंगापुर इतना ज्यादा अमीर है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया में या फिर इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड में ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना लेते तो एक बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को। एंड ऑब्वियसली जो पूरा डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसके चक्कर में जितना भी लाइक जो एक एडिशनल हमारा रेवेन्यू है जो कि सिंगापुर में चले जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास खुद का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है, ठीक है, तो ये भी सेव होगा, ठीक है। मतलब सेव तो क्या ही होगा, हम लोगों को मिलेगा। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया, ठीक है। अब कुछ कार्गो, ठीक है, सब तो अपन शिप से नहीं पहुंचाएंगे ना, कुछ अगर मान लो कुछ एक फ्लाइट भी है उससे भी पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये ट्रांसशिपमेंट कंटेनर में लोग काम करेंगे तो वो आएंगे जाएंगे कैसे, वो एयरपोर्ट से आ सकते हैं, तो इसलिए एक एयरपोर्ट भी डेवलप होगा, ठीक है। प्लस अब ये दोनों को पावर देने के लिए एक और चीज चाहिए जो कि है पावर प्लांट, ठीक है। भाई एयरपोर्ट कैसे चलेगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कैसे चलेगा, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं है कि यहाँ छत्तीसगढ़ से बिजली का वायर डाल के वहां तक लेके जाओगे, नहीं, ऑब्वियसली आपको वहां पर ही कुछ बिजली का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ है बेसिकली पावर प्लांट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर एक पूरा सिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिटी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरत है। सिटी क्यों बनाना पड़ेगा भाई, जो एयरपोर्ट में काम करेंगे और जो ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट में काम करेंगे वो कहाँ रहेंगे, रोज टॉप डाउन थोड़ा ना करेंगे भाई, निकोबार है वो, बहुत दूर है वो, ऑब्वियसली वहां पर एक पूरा आर्टिफिशियल तो क्या एक पूरा ओरिजिनल सिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक नेशनल पार्क भी डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, वहां के वाइल्ड लाइफ को मतलब प्रिजर्व करने के लिए या मतलब शोकेस करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। अब यही है पूरा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके मेजरली 4 पिलर्स हैं, ठीक है, जो कि पहला इज इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, जो कि कार्गो ट्रांसशिपमेंट एंड ग्लोबल मराइन टाइम इंटीग्रेशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। एंड एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो कि सिविलियन और डिफेंस यूज दोनों के लिए काम आएगा। एंड पूरा टाउनशिप डेवलप किया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जितने भी लोग
एयरपोर्ट में काम करेंगे या कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में काम करेंगे, वो रहेंगे कहाँ, उनके लिए पूरा टाउनशिप भी डेवलप किया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली ये तीनों चीज को पावर देने के लिए पूरा पावर प्लांट जो कि बोथ गैस और सोलार से चलेगा वो भी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस थिंग इज, अभी अगर आपको लगा होगा कि पहले ये सब इतना चीज बनाने के लिए लगेगा एरिया, ठीक है, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मेजरली जो कि है वो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, मतलब दबा के लोग होंगे डिस्प्लेस, बहुत सारा होगा डिफॉरेस्टेशन एंड बहुत वाइड स्केल में जितने भी वहां के जीव जंतु हैं वो सबका डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, बिकॉज डेवलपमेंट कम्स विद अ कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट हैज टू बियर्ड बाय द पीपल हु आर लिविंग देयर। ठीक है, एंड दिस इज लाइक द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स जो वहां रह रहे हैं वो सब डिस्प्लेस हो जाएंगे, बहुत सारे जीव जंतु का घर चले जाएगा, लाइक मेनी पीपल, लाइक मेनी वुड बी किल्ड डेफिनेटली। ठीक है, बिकॉज हर कोई इंसान दूसरे जगह में नहीं सस्टेन कर सकता ना, तो जो भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनके कारण भी लाइक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, प्लस जो एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट है इतने लाख पेड़ काटने का, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ही जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है इतना ज्यादा अपोजिशन हो रहा था इस प्रोजेक्ट के लेकर, इसलिए ही इतना ज्यादा टाइम लगा है। एंड दैट्स वाई जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस भी किया था कि वो हरियाणा में पेड़ लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी एक लूप होल है। फॉरेस्ट एक्ट ये बोलता है कि अगर मान लो आप एक जगह डिस्ट्रक्शन करें, ठीक है, आप एक जगह डिफॉरेस्टेशन करें, अगर उस टोटल लैंड एरिया में 18% से कम फॉरेस्ट है, तब आपको उसी सेम जगह में क्या बोलता है पेड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो एक स्टेट है एक्स, ठीक है, यहां पर जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो है 15%। ठीक है, तो सरकार ने यहां पर पेड़ काटा एक प्रोजेक्ट के लिए, तो अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट आपको इसी स्टेट में ही क्या बोलते हैं वो पेड़ लगाना पड़ेगा, उतना नंबर ऑफ पेड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप कोई दूसरे एरिया में लगाओ। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर मतलब मान लो एक वाई स्टेट है जहां पर 18% से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो अगर सरकार डिस्ट्रक्शन कर रही है उसका, ठीक है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो जरूरी नहीं है वो यहीं पर पेड़ लगाएं, वो किसी और स्टेट में जहां पर पेड़ नहीं है, जहां पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम है, वो वहां पर भी पेड़ लगा सकते हैं। तो इसलिए ही बीच में अब पता नहीं, आई डोंट नो कि कितना हुआ है कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दे वर सेइंग दैट दे विल प्लांट ट्रीज इन हरियाणा वाला रीजन, ताकि वो जो पूरा मतलब डेजर्टिफिकेशन है उसको रोक सके वहां पर। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ पेड़ यहां पर कटेंगे वो वहां पर उतने नंबर ऑफ पेड़ लगाए जाएंगे। अब आप बोलोगे इसका क्या लॉजिक है, क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप एक लिटरली हरियाणा जैसे जगह में इतना दूर है जो कि वहां पर पेड़ लगा रहे हो, तो इसका लॉजिक सरकार के पास ही है। मेरे को भी इसका लॉजिक समझ नहीं आया ऑनेस्ट। ठीक है, ये लाइक लिटरली इतना पेड़ काटने के बाद आप ऐसी जगह पेड़ लगा रहे हो जहां पर मतलब इट इज लाइक एक पूरा नॉर्मल, एक बहुत ही नेचुरली सस्टेनिंग जो पूरा जगह है, ये ग्रेट निकोबार वाला जो पूरा रीजन है, उसको बहुत वाइड स्केल में डिस्ट्रक्शन का होने की संभावना है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज वेरी कंसर्निंग। ठीक है, ऑब्वियसली इसके इकोनॉमिक कॉस्ट हैं, ठीक है, बट क्या वो इकोनॉमिक कॉस्ट जो डिस्ट्रक्शन का कॉस्ट है उसको प्रिवेल करते हैं, वो देखने वाली बात है। ठीक है, अब जो मैंडेटरी, अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है, ट्राइबल सेफगार्ड के लिए क्या किया जा रहा है, जो AGVS जो कि ट्राइबल अफेयर का एक ग्रुप है, ठीक है, उससे कंसल्टेशन हुआ है, प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उससे भी पूरा, उनको भी पूरा कॉन्फिडेंस में लिया गया है इस चीजों को डेवलप करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली द ट्राइब्स, ठीक है, मेजरली जो सोमनाथ ट्राइब करे कुछ एक ट्राइब है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, वो भी बहुत ज्यादा परसेंटेज में रहती है एंड दे विल बी गेट अफेक्टेड। ठीक है, अब ठीक है, हाँ, ये सोमफियान ट्राइब, ठीक है, जो कि 2015 में एक पॉलिसी भी आया था इनके लिए, ठीक है, जो कि मेजर इनहेबिटेंट है इस एरिया की, वो भी इफेक्ट होंगी। एंड एक जारावा ट्राइब है, ठीक है, इनके लिए भी एक पॉलिसी आया था 2004 में, वो भी इफेक्ट होंगी। अब इसको ओवरसाइट कौन करेगा, इसको ओवरसाइट करेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि आर्टिकल 338A सब क्लॉज 9 के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है एक चीज, ठीक है, क्योंकि अगर ट्राइबल के ऊपर आ रहा है तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कब स्टैब्लिश हुआ है ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, एंड किससे कब स्टैब्लिश हुआ ये थोड़ा सा कम रेलेवेंस है, लेकिन फिर भी ये कौन से आर्टिकल के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है, वो हुआ है आर्टिकल 338A अंडर सब क्लॉज 9। ठीक है, दैट इज द थिंग। अब
ये लाइक और तो इसमें हाँ, ये अबाउट में याद रख लेना कि दिस इज बेसिकली एंड प्रोजेक्ट बाय नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ ऑब्वियसली जो बी एन सुमन है शायद, ठीक है, वो याद रख लेना। एंड इसके जो अभी चेयरपर्सन दैट इज अगेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये लॉन्च हुआ है 2021 में। ठीक है, जो कि एक अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसको एक स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक हब बनाना चाह रहा है। ठीक है, अब आप कॉमन सेंस वाला चीज पूछोगे कि भाई एक ऐसी जगह जहां से कोई लेना देना नहीं है, उसको क्यों हब बनाना है? तो मेरा भी वही स्टेटमेंट है कि क्यों फालतू में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अपन पढ़ लेते हैं, अभी क्लैट है। अब और तो इसमें यप ये मैं वही बोल रहा था कि जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन है, मतलब जितना भी पेड़ कटेगा वो हरियाणा में लाइक प्लांट किया जाएगा। अब मैं जो आपको फॉरेस्ट एक्ट वाला बताया कि 18% से ज्यादा अगर है तो वहां पर जरूरत नहीं है, तो जो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसमें 75% फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट ही है भाई, उसमें और क्या ही है वहां कुछ और लॉजिक? आप कभी घूमने गए हो वहां? ठीक है, कोई बहुत बड़ा सिटी भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब फॉरेस्ट ही है। अगर पावर प्लांट बनाना पड़ जा रहा है मतलब वहां पर पहले कुछ नहीं था। आप जस्ट बिकॉज ये प्रोजेक्ट के कारण पूरा उसको उलट पुलट करना पड़ जाएगा वो जगह को। ठीक है, तो इसलिए बिकॉज वहां पर 75% प्लस फॉरेस्ट कवर है, इसलिए जो एफॉरेस्टेशन है वो हरियाणा में किया जा रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये जो मलक्का स्टेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक मराइन टाइम रूट है उसके पास में। ठीक है, तो इसलिए जो ट्रांसशिपमेंट के लिए ये जो पूरा वहां पर लोग आएंगे, शिप वहां पर उतरेंगे, क्रू उतरेगा, वहां का पूरा एक इकोनॉमी बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज कहीं पर भी जब पोर्ट बनता है ना तो ऑब्वियसली जो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, जो शिपर्स आ रहे हैं, जो सेलर्स आ रहे हैं, वहां पर रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, वहां रेस्ट करेंगे, तो एक पूरा इकोनॉमी डेवलप होगा, एक पूरा चेन बनेगा। ठीक है, जितने भी आप पहले जमाने में देखते थे कि जितने भी बड़े बड़ी सिटीज हैं वो सब पोर्ट सिटीज होते थे। मुंबई इतना ज्यादा आगे क्यों बढ़ा? बिकॉज मुंबई वॉज अ पोर्ट सिटी। गुजरात आगे क्यों बढ़ा? बिकॉज गुजरात इज अ पोर्ट सिटी। अगर ट्रेड ज्यादा होगा, वहां पर लोग आएंगे, वहां पर लोग रुकेंगे, वहां पर बड़े बड़े मर्चेंट्स आएंगे, वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वहां पर और ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट निकाला जा सके उससे। इसलिए ही जितने भी पोर्ट सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, और इसलिए ही वो इतना ज्यादा अमीर भी है वहां के लोग। ठीक है, तो अगर ये जो पूरा अंडमान एंड निकोबार में आ जाएगा तो वहां भी एक बहुत ही लार्ज स्केल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब चाइना में बेसिकली चाइना इज अगेन, चाइना जो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का वो भी ले चुका है। ठीक है, तो जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के पॉलिसी को काउंटर करने के लिए भी लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दूसरा रिसोर्सेज एक्सेस, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं इंडियन ओशन में। ठीक है, अगर एक कुछ लाइक अगर हम लोग बना लेंगे इस टाइप का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो लाइक वी कैन एक्सट्रैक्ट दोज रिसोर्सेज फ्रॉम इंडियन ओशन। ठीक है, बिकॉज अगर आपको पता होगा तो जो 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो पूरा एरिया होता है वो स्टेट वाटर के अंदर आता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड से 12 किलोमीटर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर के अंदर आता है। तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका ब्लैंकेट राइट इंडिया के पास है। ठीक है, तो इसलिए वो रिसोर्सेज को भी टैप करने के लिए हमको लाइक वहां पर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी तो आप रिसोर्सेज निकाल सकते हो ना। ठीक है, अगर आपको ऑयल निकालना है, ठीक है, जो हाई मुंबई है वहां पर ऑयल कैसे निकला? क्योंकि वो डेवलप्ड एरिया भाई, वहां पर आप पूरा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करो तब तो आप ऑयल निकाल पाओगे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम लोग को कुछ जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के रीजन के आसपास वाले जगह वहां पर कुछ डेवलपमेंट करना है या फिर उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, तो पहले वहां पर डेवलपमेंट करना जरूरी है। ठीक है, अब डिफेंस बूस्ट क्या है? अब देखो, मान लो कहीं पर लड़ाई हो रही है, ठीक है, कुछ हो रहा है XYZ, ये जो अंडमान एंड निकोबार वाला जगह है ना, ये एकदम सेफ जगह है अपने शिप को पार्क करने के लिए। इनफैक्ट जब 1971 का वॉर हो रहा था ना, तब भी बहुत बड़े बड़े शिप्स जो लाइक इंडिया के मतलब जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास ही क्या बोलते हैं डॉक थे। ठीक है, ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिफेंस लाइक स्टोर करने वाला जगह है। ठीक है, बिकॉज जनरली ये बहुत दूर है पाकिस्तान से। जितने भी हमारे दुश्मन हैं, श्रीलंका दुश्मन नहीं है प्रैक्टिकली ऑन पेपर, उतना ही उसके पास उतना कोई बड़ा आर्मी है कि वो इंडिया को हरा सके। ठीक है, तो जितने भी हमारे ऑन पेपर दुश्मन है लाइक पाकिस्तान, चाइना वगैरह, उनसे वो बहुत दूर है। ठीक है, तो इट सर्व्स एज अ वेरी गुड बेसिकली बोल सकते हैं अपन अपॉर्चुनिटी। मान लो चाइना पूरा स्टिंग ऑफ पर्ल्स का यूज करके इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, इधर शिप्स है, इधर साइड से अंडमान निकोबार आइलैंड से आएंगे इंडिया के लोग और पीछे से मार सकते हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ये इस लेवल पे भी एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को प्रोवाइड करता है। अब इसका एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट बहुत खराब है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अराउंड 8
136 आइलैंड्स आते हैं, ठीक है, जो कि डिवाइडेड है बाय द 10 डिग्री चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, मतलब मान लो ये अंडमान आइलैंड है और ये निकोबार आइलैंड है और इसके बीच में आता है एक 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये नाम मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, सब भूल जाना, ये मत भूलना, ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल है जो कि 150 किलोमीटर वाइड है, उससे ये डिवाइडेड है, ठीक है। एंड जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे निकोबार ग्रुप में, ठीक है, मतलब ये कोई बड़ा सा लैंडमार्क पीस नहीं। इसकी जो अंडमान के अंदर ही बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं, ये निकोबार के अंदर ही बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं। अब ये निकोबार में भी जो सबसे बड़ा आइलैंड है दैट इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। आई होप इट वॉज क्लियर। अब इंदिरा पॉइंट जो कि 2003 के सुनामी में या 2002 के सुनामी में ये इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन कॉन्टिनेंट कह सकते हो आप, ठीक है, मतलब जितना भी इंडिया का लैंडमार्क है उसमें जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मतलब प्रैक्टिकली जो इंडिया का मेन लैंड है उसका, वो आई गेस कन्याकुमारी है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब इसको हटाते हैं। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये लाइक 90 नॉटिकल माइल है फ्रॉम सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा एक जगह है ऑब्वियसली। अब एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये 2 नेशनल पार्क हैं और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है ये अभी नहीं बना, ये ऑलरेडी बहुत पहले का है, ठीक है, और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड कर दिया गया था 2013 में। अब क्या क्या की स्पीशीज मिलते हैं निकोबार आइलैंड में या फिर अंडमान आइलैंड में, ठीक है, ये ऐसे तो कुछ खास ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉसिबल क्वेश्चन अगर कोई थोड़ा सा इन्वायरमेंटलिस्ट टाइप का आदमी क्लैट कर बना रहा है तो वो पूछ सकता है। तो दैट इज निकोबार पिजन एंड दैट इज डोंगसी, दैट इज सी काउ। ये ऐसा कुछ ब्लू व्हेल का थोड़ा झुका हुआ वर्जन है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ब्लू व्हेल बहुत बड़ा होता है बट ये ब्लू व्हेल का थोड़ा सा छोटा और झुका हुआ वर्जन है। अब डेमोग्राफिक में कौन कौन रहता है, ये ट्राइब्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज सोम्फियन एंड निकोबारीज, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें ऑब्वियसली नॉन ट्राइबल सेटलर्स भी इंक्लूडेड हैं। और तो इसमें इन्वायरमेंटल मेजर्स 8 वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का नंबर याद रखना, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। एंड इसमें एक लेदर बैक टर्टल्स भी है, ठीक है, एंड दिस इज लाइक एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, बहुत ज्यादा इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्लस और तो ये 75% फॉरेस्ट एरिया है। ये जो फॉरेस्ट एक्ट, हाँ, ये जो मैं 18% वाला जो आपको लिमिट बता रहा था ना, ये फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है कि अगर कोई भी जगह है जहां पर 18% से कम मतलब फॉरेस्ट कवर है, तो अगर आप वहां पर पेड़ काट रहे हो तो आपको उसी जगह के अंदर ही पेड़ को लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर 18% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है तब आप कहीं और लगा सकते हो। इसी का यूज करके जो बेसिकली हरियाणा में एफॉरेस्टेशन करने की बात की जा रही है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब क्या क्या कंसर्न्स और चैलेंजेस हैं, डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है, करीब करीब 10 मिलियन ट्रीज, भाई दिस इज लाइक 1 करोड़ ट्रीज अराउंड कटेंगे। एंड मतलब भाई दिस इज वेरी 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 डिस्टर्बिंग। प्लस पूरा 15% ऑफ आइलैंड जो कि लाइक 130 किलोमीटर करीब करीब सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ये सब इतना ज्यादा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्लस ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सब बनाने के लिए आपको जगह चाहिए, आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो अराउंड 10 मिलियन पेड़ कटेगा, 130 किलोमीटर का एरिया को आपको साफ करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये प्रैक्टिकल ऑन पेपर इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। अब ट्राइबल इश्यूज क्या क्या है, ऑब्वियसली ये पेड़ कटेंगे तो ट्राइब्स हैं, उनका घर है वो भी हटेगा, ठीक है। प्लस जो पूरा ट्राइबल लाइफस्टाइल है वो भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट। तो इसलिए ही बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे। अब कुछ कुछ इसेंशियल फैक्ट्स, 10 डिग्री चैनल जो कि 130 किलोमीटर का है, ये आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है, मतलब भूल मत जाना इसको गलती से भी। अब ये अंडमान आइलैंड है जो कि नॉर्थ में मतलब ऊपर तरफ है, एंड जो निकोबार आइलैंड है वो साउथ में, ठीक है, मतलब नीचे तरफ है। अब ये कोको चैनल है, ठीक है, दैट इज बॉर्डर म्यांमार एंड एक ग्रेट चैनल है जिसको इंडोनेशिया का है, ठीक है। अब कभी भी कोको चैनल का नाम है तो आप ये याद रखना ये म्यांमार वाला है, और ये जो ग्रेट चैनल का नाम है वो इंडोनेशिया का है, ठीक है। अब वोल्केनो क्या क्या है, एक बैरन आइलैंड में वोल्केनो है, दिस इज दी इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। बहुत रेयरली एक्टिव वोल्केनो आपको मिलते हैं बिकॉज वोल्केनो बहुत ज्यादा लाइक सबमर्ज रहते हैं, बिकॉज जनरली वोल्केनिक एक्टिविटी आजकल होता नहीं है,
ठीक है, और अगर होता भी है तो भी इट इज लोकेटेड इन सम डिस्टेंट एक्टिविटीज, मतलब डिस्टेंट प्लेसेस। लेकिन इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो इस बैरान आइलैंड में जो लोकेटेड है, ठीक है। और ये तो बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। यस अब ये आइलैंड कुछ कुछ इसके अंदर के जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था उसको अभी रीनेम भी किया गया है रिसेंटली। पहले एक रोज आइलैंड था, ठीक है, लास्ट ईयर ही इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रीनेम किया गया है, ठीक है। एक नील आइलैंड था जिसको शहीद आइलैंड रीनेम किया गया, और एक हैवलॉक आइलैंड था जिसको स्वराज आइलैंड लोकेट किया गया। अब क्यों रीनेम किया गया? बिकॉज पहले क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, आपको याद होगा कि एक अंडमान में काला पानी की सजा होती थी, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये सारे वहां के आइलैंड्स को भी अपने ही ऑफिसर्स के नाम में रख के चले गए। मतलब एक तो इस लेवल का लोग मैनिपुलेटिव गेम खेलते थे ब्रिटिशर्स, कि हर चीज को अपना ही नाम दे दिए, ठीक है। हर लाइक जो इंडिया की भी चीज है उसको भी अब लाइक डिफरेंट नेम मैनिपुलेशन कर दिए, ठीक है। तो इसलिए इस नेम मैनिपुलेशन और कॉलोनियल पास्ट को हटाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो रोज आइलैंड था उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड बोल दिया, ठीक है। बिकॉज दिस वॉज द ओनली आइलैंड, आई गेस इसका कुछ कनेक्शन भी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। जब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए थी, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि इधर लाइक जो आई थी, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो वो पहले यहां पर ही लैंड करे थे इस अंडमान आइलैंड पे ऊपर, ठीक है। और उसी आइलैंड का नाम अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड एज अ ट्रिब्यूट टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है, ठीक है। और नील आइलैंड को शहीद आइलैंड कर दिया गया एंड हैवलॉक को स्वराज आइलैंड कर दिया गया, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार? दैट इज पोर्ट ब्लायर, ठीक है। अभी इसको विजयपुरम भी बोला जाता है, ठीक है। पहले इसको पोर्ट ब्लेयर बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज करके विजयपुरम भी कर दिया गया, ठीक है। ये भी अभी रिसेंटली ही हुआ है। और कौन सी एक रिवर है? दैट इज कैपलॉन्ग, ठीक है। ये ओनली मेजर रिवर है, ठीक है। और इसी से ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं, जो कि थोड़ा बहुत भी चीजें हैं इस जगह में, ठीक है, जो कि जनरली पोर्ट ब्लेयर में ही है। उसका कहां से पूरा इलेक्ट्रिसिटी मिलता है? वो ये कैपलॉन्ग के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ही मिलता है, ठीक है। तो आई होप दिस वाज क्लियर। इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से याद रखना, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर पूछा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, लाइक मैं जितने भी हाईलाइट करा वो सारे टॉपिक्स या फिर वो सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन बना जा सकता है, ठीक है। डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर दिस नोट्स एंड आपको उसी में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप ये लेक्चर देखने के बाद आपको मेजोरिटी ऑफ द चीजें तो क्लियर हो ही गई होंगी, प्लस आप एक बार खुद से भी ये नोट्स पढ़ना, याद करना एंड उसके बाद वो क्वेश्चंस जो मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगा उसको अटेम्प्ट करना। एंड अगर आपका 8 आउट ऑफ 10 स्कोर बन रहा है या फिर आपका 9 आउट ऑफ 10 स्कोर बन रहा है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव स्टडीड अ लॉट, ठीक है। अब आपको ये टॉपिक पढ़ने की और ज्यादा जरूरत नहीं, आप दूसरे टॉपिक पे मूव कर सकते हो, ठीक है। सो यार दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आएगा ये पूरा लेक्चर एंड ये पूरा ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर्स, साइनिंग आउट।